नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ में उपस्थित हुए हैं। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में पूछे गए हैं, उनको पढ़िए, जानिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि कुछ बातें हम बिना लिखे ही मुख से बता देते हैं। ठीक है, ओरल बता देते हैं। तो क्या होता है कि आपसे बहुत सी बातें छूट जाती हैं जो परीक्षा के उद्देश्य से बताई जाती हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाती। तो इस वजह से वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। हम आपका समय किसी भी वीडियो में बर्बाद नहीं करना चाहते। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपको बताना है कि कौन सा स्थान है भारत का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं कि जिनसे जो हमारा वायुमंडल है उसमें अत्यधिक प्रदूषण हो जाने के कारण कुछ गैसें हैं जिनका अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण संपूर्ण विश्व का ताप बढ़ जाता है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो कुछ गैसें हैं जिन्हें हम देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण जो मुख्य मुख्य गैसें हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस, ठीक है, ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के बाद में कुछ और होती हैं, जैसे मीथेन है, ठीक है, मीथेन, CFC है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ओजोन गैस भी इसी में, ठीक है, ओजोन। और जो इसका सबसे बड़ा मेन कारण है वो क्या होता है? वो होता है वाहनों से निकलने वाला धुआं। वाहनों का धुआं, वाहनों का धुआं क्या होता है कि उसमें विभिन्न प्रकार की अन्य विषाक्त गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका लेड है। अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं, खतरनाक होती हैं मानव जीवन के लिए। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और जो फैक्ट्रियां हैं जिनसे प्रदूषण अधिक होता है और वाहन हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो और उसका संरक्षण हो सके। ठीक है, इस लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है देख लीजिए। सही स्थान कौन सा है? तो वो है चौथा। ठीक है, फोर्थ नंबर भारत का है, भारत। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर आपका चीन है, और तीसरे स्थान पर रूस। ठीक है, तीसरे स्थान पर रूस है। अच्छा, भारत की इसमें भागीदारी कितनी है? वो 7.08% इसमें भागीदारी है भारत की। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो जो भाषा का प्रावधान किया गया है वह कौन सी अनुसूची में किया गया है, ये आपको बताना है। पहली अनुसूची में, नवीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में? तो पहले तो ये जानिए कि इनमें है क्या क्या प्रत्येक में। तो पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है संघ और राज्य के बारे में। ठीक है, संघ और राज्य, राज्य। ठीक है, और 9वीं अनुसूची में क्या बनाया बताया गया है? इसमें भूमि सुधार, ये बाद में जोड़ी गई है। ठीक है, भूमि सुधार। और 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है भाषा के बारे में, भाषा का प्रावधान, भाषा का प्रावधान। 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है?
इसमें बताया गया है जो नगर निगम होते हैं ना, नगर निकाय, उनके बारे में, नगर निकायों के बारे में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात में? तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान में। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण एक झील है गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत झील। ठीक है, और ये किस जिले में है? यह है सोनभद्र जिले में। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, देखिए वो कौन कौन सी हैं। जैसे आपकी बखीरा झील है, बखीरा, जिसके किनारे बखीरा पक्षी अभयारण्य भी बनाया गया है, बखीरा। ठीक है, और ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। इसके अलावा अन्य भी हैं, जैसे उन्नाव में है आपकी नवाबगंज जो पक्षी विहार है ना, उसके किनारे बना हुआ है, नवाबगंज झील के किनारे, नवाबगंज। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें। मध्य प्रदेश में है भोजताल झील, भोजताल। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है भोजताल झील। और गुजरात में कौन सी है? गुजरात में है कांकरिया झील, कांकरिया, कांकरिया झील। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है राजस्थान। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस नगर को अपना राजधानी क्षेत्र बनाया था, यानी अपनी राजधानी बनाई थी? ठीक है, तो कोलकाता में, मद्रास में, दिल्ली में या मुंबई में? कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। ये कब बनाई थी? 1772 में बनाई थी। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स था तो उसने मुर्शिदाबाद से यहाँ पर कोलकाता में स्थापित की थी। ठीक है, अब देखिए जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली कब बनाई गई थी? जो राष्ट्रीय राजधानी बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? ये 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई थी। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 इस दिन तो घोषणा की गई थी। 13 फरवरी 1931 को ये बनाई गई थी, दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। और 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार फिलहाल में तो दिल्ली है, लेकिन पहले क्या थी? कोलकाता। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का सही पर्यायवाची नहीं है? नहीं बोला है। तो शशि, नवनीत, छपाकर, राकापति, बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए शशि, छपाकर और राकापति ये तीनों ही चंद्रमा के होते हैं। छपा माने रात्रि और कर माने करने वाला, तो रात्रि में जो आता है वो तो चंद्रमा ही है। और राकापति, राका माने भी रात्रि होती है, पति तो जो रात्रि का पति है, रात्रि का स्वामी है, वो राकापति यानी चंद्रमा। अब हमारा बचता है नवनीत। तो नवनीत का सही अर्थ क्या होता है? वो होता है मक्खन, मक्खन। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है बिरसा मुंडा कौन थे। ठीक है, इसमें बताना है कि बिरसा मुंडा कौन थे? क्रांतिकारी थे, धर्मगुरु थे, राजा थे या मंत्री थे? तो ये आदिवासी समुदाय के एक बहुत ही महान क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, उस समुदाय के बहुत ही ऐसे स्वतंत्रता के दीवाने नेता थे कि इन्होंने आदिवासियों का संगठन या समूह बना के जंगलों के माध्यम से
अंग्रेज़ों के ऊपर हमले किए और उससे उन्हें परेशान कर दिया बुरी तरह से। तो उसके बाद में ये एक बार किसी जंगल में थे और वहाँ पर अचानक से अंग्रेज़ों ने पकड़ लिए और 9 जून सन 1900 को इनको रांची की जेल में अचानक से मृत्यु का कारण क्या बना, वो उन्होंने जो दंड दिया था इनको अंग्रेज़ों ने, उसके कारण ये स्वतंत्र वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो 9 जून 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु, ये क्या थे, एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ ये क्रांति करते थे। इनका कहना था कि जो अंग्रेज़ों की सरकार है या अंग्रेज़ों की जो रानी है उसकी सरकार को ख़त्म करो, हमारी स्वदेशी सरकार बनाओ। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, क्रांतिकारी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा पद था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, विधि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, उस समय पर जो विधि मंत्रालय था वो किसके पास में था? वो था आपके जोगेंद्र नाथ मंडल के पास में, जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय किसके पास में था? रक्षा मंत्रालय था सरदार बलदेव सिंह के पास में, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, और जो गृह मंत्रालय था वो किसके पास में था? वो था सरदार पटेल के पास में, सरदार पटेल। अब इसमें एक ऑप्शन बचता है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, यही इनके पास में था और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाद में जो सरकार स्वतंत्र भारत की बनी, स्वतंत्र सरकार बनी, उसमें इन्हें राष्ट्रपति का, प्रथम राष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया, यानी उसमें ये राष्ट्रपति बने। जो अंतरिम सरकार चल रही थी उसका नेतृत्व करता कौन था? उसका नेतृत्व करता था JL नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? पॉलीथीन, चीनी उद्योग, रबर उद्योग या वस्त्र उद्योग? तो देखिए, चीनी गन्ने से प्राप्त होती है और गन्ना कृषि पर आधारित है। रबर ये भी खेती से संबंधित है, रबर का बागान बनाया जाता है, यानी रबर के जो पेड़ होते हैं उनसे लेटेक्स नामक जो दूध प्राप्त किया जाता है, उस दूध से रबर बनाई जाती है विशेष प्रक्रिया के द्वारा। और वस्त्र जो होते हैं इनके लिए क्या होता है, जैसे रेशम है तो रेशम के लिए कीड़े पाले जाते हैं। तो रेशम के कीड़े किस पे पाले जाते हैं? वो सहसूत या अर्जुन के पेड़ पर पाले जाते हैं। और जो आपका सूती वस्त्र बनाया जाता है वो कपास से बनाया जाता है, तो इसके लिए भी खेती की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पॉलीथीन। जो पॉलीथीन उद्योग है इसके लिए कृषि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? ये आपको बताना है। राखीगढ़ी से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगन से? तो देखिए, राखीगढ़ी से क्या मिला है? राखीगढ़ी से मिला है अन्नागार, यानी जहाँ पर अन्न स्टोर किया जाता था, अनाज स्टोर किए जाते थे, वो अन्नागार मिला है, अन्नागार। ठीक है, हड़प्पा से क्या मिला है? यहाँ से मिला बैलगाड़ी और शिव मंदिर, बैलगाड़ी और शिव मंदिर, शिव मंदिर। कालीबंगा से तांबे के औजार और चूड़ियाँ मिली हैं, तांबे के औजार और चूड़ियाँ
चूड़ियाँ जो काले रंग की थी, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले इसका उत्तर देख लीजिए। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इस्पात के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो टाटा है, भेल है, सेल है या वेदांता लिमिटेड है। कौन सी है ये आपको बतानी है। तो देखिए टाटा इसमें सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? टाटा। बाकी ये सभी बहुत बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियां एक एक प्रकार से, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया है? जो स्वतंत्र भारत के बाद में भारतीय राज्यों का गठन किया गया, तो उनका गठन करने का आधार क्या था ये आपको बताना है। भाषा का आधार था, भौगोलिक सीमा का आधार था, धर्म यानी धार्मिक आधार था, संस्कृति अर्थात सांस्कृतिक का आधार था। इनमें से कौन सा आधार था ये आपको बताना है। तो देखिए, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर जो 1956 में आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम, गठन अधिनियम, अधिनियम 1956, ठीक है। इसके आधार पर राज्यों का जो डिवीजन किया गया था, उनका गठन किया गया था, उनको बांटा गया था, वो किस आधार पर बांटा गया था? भाषा के आधार पर। यही इसका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह आह्वान किसने किया था कि पुनः वेदों को अपनाएं? ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण जो परमहंस थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताइए। तो देखिए, पुनः वेदों को अपनाएं या वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? इसको सभी जानते होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गीत गोविंद नामक रचना के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। कालिदास, सूरदास, जयदेव या तुलसीदास। जो गोस्वामी तुलसीदास थे, कौन थे इसके लेखक गीत गोविंद? तो देखिए, कालिदास की जो कृति है वो कौन सी है? वो है आपकी मेघदूतम। कौन सी है? मेघदूतम, ठीक है, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम, ठीक है। सूरदास की कृति कौन कौन सी है? सूरदास की है सूर सारावली, ठीक है, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ठीक है, साहित्य लहरी। इस प्रकार से ये सूरदास जी की हैं। और तुलसीदास जी की कौन सी है? रामचरितमानस, रामचरितमानस, मानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है जयदेव। ये राधा कृष्ण का जो प्रेम था उसके आधार पर लिखी गई पुस्तक है ये गीत गोविंद, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? जयदेव। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुवय, अनुअय, अनुवय, अनुआय, कौन सा इसमें सही है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है अनु प्लस अय, ठीक है, अनुवय, ये इसका सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उदधि का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। बादल का यानी उदधि किसका सही पर्यायवाची है ये बताना है। उदधि किसका सही पर्यायवाची है? बादल का, कमल का, समुद्र का या कीचड़ का? तो देखिए, बादल का जो पर्यायवाची बनता है वो क्या बनता है? कमल का जो पर्यायवाची बनता है वो क्या बनता है?
समुद्र का पर्यायवाची वो क्या बनता है और कीचड़ का पर्यायवाची वो क्या बनता है। इसको देखने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास में, ठीक है। जैसे कोई भी अक्षर या शब्द ले लिया हमने इन तीनों के लिए, ठीक है, बादल के लिए, कमल के लिए और समुद्र के लिए, और इसके बाद में चौथा ये है। इन सब के लिए एक ट्रिक लेनी है हमें। वो क्या है, जैसे कमल है, ठीक है, बादल है, समुद्र है और उदध है। इनके लिए जल है, जल। इसमें दा जोड़ने पर क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा, ठीक है। जा जोड़ने पर कमल बन जाएगा। ज मतलब जन्म लेने वाला, द मतलब देने वाला और धी मतलब धारण करने वाला, धी, वो समुद्र का बन जाएगा, समुद्र, ठीक है। बाकी बचा कीचड़। कीचड़ क्या होता है, पंख, पंख माने कीचड़। जैसे पंकज है तो पंख मतलब कीचड़, और कीचड़ से जन्म लेने वाला, जा का अर्थ है जन्म लेने वाला, तो पंकज कमल हो जाएगा। तो इसमें धी लगा के देखिए, उद किसका होता है, उदक जल का होता है। अब उद में लगा दिया धी तो क्या बन गया, समुद्र, ठीक है, उदधि, समुद्र बन गया। ये जल के कुछ ही पर्यायवाची जो शब्द हैं उन्हीं के साथ में ट्रिक काम करती है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी ट्रिक है। केवल पानी का याद कर लो, उसमें से आप स्वयं बना सकते हैं। जैसे नीर है और नीर के साथ में धी लगा दिया तो नीरधि समुद्र हो गया। नीर द लगा दिया तो नीरद बादल हो गया। नीर के साथ में ज लगा दिया तो नीरज कमल हो गया। इसी प्रकार वार्य होता है, वार्य माने भी जल होता है, वारिद, वारिद, वारिज, ठीक है। तो जल के कुछ याद कर लीजिए और उनमें धी, द और ज लगाइए, अलग अलग परिवर्तन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुगम का सही विलोम शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। दुर्गम, दुर्जन, दुर्दिन या दुर्गुण। तो देखिए, दुर्गम का सही विलोम क्या होता है, सुगम, और सुगम का सही विलोम क्या होता है, दुर्गम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, दुर्गम। अब जो अन्य शब्द हैं उनको देखते हैं। दुर्जन को देखते हैं। दुर्जन का क्या होता है, सज्जन, सज्जन, ठीक है। दुर्जन माने खल या दुष्ट यानी बेकार व्यक्ति, और सज्जन माने अच्छा व्यक्ति। दुर्दिन मतलब खराब दिन, और दुर्दिन का विलोम क्या होगा, सुदिन, सुदिन यानी अच्छा दिन। दुर्गुण का सद्गुण, सद्गुण, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, दुर्गम। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है, हाल ही में सबसे कम उम्र का प्रमाणित गोताखोर होने का खिताब किसने हासिल किया है, ये आपको बताना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हाल ही में मुंबई के रहने वाले द्वित नंदू नाम के बालक ने, ठीक है, द्वित नंदू, इस बालक ने गोताखोरी में सबसे कम उम्र का प्रमाणित गोताखोर होने का खिताब जीता है, ठीक है। वो भी कितनी उम्र में, 10 वर्ष, 10 वर्ष 1 दिन, ठीक है। 10 वर्ष 1 दिन का जब जैसे ही ये हुआ उसी दिन इसने प्रमाणित गोताखोर होने का जो सम्मान या पुरस्कार होता है वो इसने प्राप्त किया है। क्योंकि गोताखोर कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए प्रमाणित होने के लिए, ठीक है। और जो इसने प्राप्त कर लिया है, कहाँ का, ये मुंबई का। देखिए फोटो भी दिखा देते हैं। ये है द्वैत नंदू, ठीक है। कौन से वाले, ये द्वैत नंदू है, ठीक है। जूम करके दिखाते हैं आपको। ये क्या कह रहा है, स्कूबा डाइविंग के लिए जाने से पहले कोच के साथ में 10 वर्षीय द्वैत नंदू। तो देखिए ये इसके कोच हैं और इसके पिता भी हैं ये,
ठीक है, फादर भी हैं इनके, ये वाले। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। आशा की जाती है कि आप भी इसी के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़े से पढ़ रहे होंगे, पूरी क्लास को अच्छे से सुन रहे होंगे और नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे, प्रत्येक बात को नोट भी कर रहे होंगे, जो आपके लिए किसी भी परीक्षा में, वनडे एग्जाम्स में खासकर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनको आप लिख भी रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे, और समय के आधार पर जैसे ही कोई परीक्षा नज़दीक आती है, यूपी पुलिस है, यूपी पैट है, और भी अन्य परीक्षाएं हैं, तो उनके लिए आप लगन से लगे हुए होंगे, ये आपसे आशा अपेक्षा की जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ में, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।